हेलो, टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। यानी ह्यूमन रिसोर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, अकाउंटिंग करना है। क्या आपने कभी देखा है कि कंपनी के बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी P&L और बैलेंस शीट में ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू शो की गई? क्या बैलेंस शीट में आपने कभी देखा है कि हमने शो किया हो कि एम्प्लॉय की वर्थ इतनी है? चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे फोरमैन, चाहे मैनेजर या फिर टॉप मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन, क्या इनमें से किसी भी पर्सन की वर्थ या वैल्यू को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हुए देखा है? आप कंपनी के फाइनल अकाउंट तैयार करते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम सब कुछ दिखाते हो, सब कुछ शो करते हो बिजनेस से रिलेटेड। बट क्या कभी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को शो किया है? क्या कभी शो किया है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर की वर्थ इतनी है? कभी शो नहीं करते। हालांकि किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन में, किसी भी बिजनेस का सबसे मेन एलिमेंट, सबसे मेन पार्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग है। विदाउट ह्यूमन बीइंग आप बिजनेस को रन कैसे करोगे? लेकिन फिर भी उस ह्यूमन बीइंग की वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। ऐसा क्यों है? शो करो, ह्यूमन रिसोर्स की भी वैल्यू कैलकुलेट करो, उस वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करो। अब बात ये आती है कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक ह्यूमन बीइंग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 9 अप्रोच है। 9 अप्रोच के बेस पर हम ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू का क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। जैसे कि मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर की हम वैल्यूएशन करेंगे 9 अप्रोच के थ्रू। 9 अप्रोच में से किसी भी एक अप्रोच के थ्रू कि इस पर्सन की वैल्यू क्या है, इतनी है। उसको क्या करेंगे, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, शो करेंगे। अब देखो क्या लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। यानी क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, अकाउंटिंग करनी है। यही लाइन मैंने लिख दी यहाँ पर कि यानी ह्यूमन रिसोर्स की वर्थ या वैल्यू को चेक करना है। सबसे पहले चेक करेंगे वैल्यू को, तभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। वर्थ या वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखो क्या दी हुई है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ वैल्यू एंड रिकॉर्डिंग। सबसे पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंटिंग सिस्टमेटिकली इन द वर्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू चेक करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू का एस्टिमेट करके उसको बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। द डेफिनेशन ब्रिंग आउट 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इन पर फोकस करना, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सबसे पहला एस्पेक्ट है वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यानी सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन रिसोर्स की, एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो या फिर कोई अदर पर्सन हो जो बिजनेस से रिलेटेड, उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन करने के लिए अपने पास कितनी अप्रोच है, 9 अप्रोच है, वो देखेंगे हम। फिर वैल्यूएशन करने के बाद क्या करेंगे, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनकी क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। और रिकॉर्डिंग करने के बाद डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बुक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू डिसाइड की, वैल्यूएशन करने के बाद उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या किया, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस P&L और बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर दिया। तो हमने यहाँ क्या देखा है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले वैल्यूएशन करनी है, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करनी है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की क्या करनी है, वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन करने के बाद उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली क्या करना है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी P&L और बैलेंस शीट में क्या करना है, प्रेजेंट करना है। अब पॉइंट अपना ये आता है कि इनकी वैल्यूएशन के लिए कितनी अप्रोच है, हम कैसे वैल्यू लगाएंगे,
जैसे मान लो मैं किसी कंपनी के अंदर हूँ, मैं किसी कंपनी के अंदर मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, तो मेरी वैल्यूएशन किस बेस पर करेंगे? वैल्यूएशन करने की कितने मेथड है? 9 अप्रोच है। 9 अप्रोच के थ्रू हम किसी भी पर्सन की जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। देखो कैसे। अब देखते हैं अपन अप्रोचेज, किस चीज के अप्रोच है? अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करना और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास कितनी अप्रोच है? 9 अप्रोच है। हम वन बाय वन 9 अप्रोच को डिस्कस करेंगे। पहले हम अप्रोच का मीनिंग बताएंगे, उसके बाद उसकी मेरिट और डीमेरिट बताएंगे, क्योंकि अगर इस अप्रोच में कुछ कमी है तभी तो नेक्स्ट अप्रोच आएगी। जैसे फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच आई थी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कमी थी तभी तो नेक्स्ट अप्रोच आई थी। अब देखो वन बाय वन हम इन 9 अप्रोच के थ्रू ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन भी करेंगे और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी करेंगे। देखो कैसे। पहली अप्रोच बोलती है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। हिस्टोरिकल मीन्स जो हम एक्सपेंस कर चुके हैं, किसके ऊपर? किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच बोलता है कि जो खर्चे हम कर चुके हैं, किसके ऊपर कर चुके हैं और कब कर चुके हैं। जो खर्चे हम, जब कोई एम्प्लॉय बिजनेस में आया था, जब कोई एम्प्लॉय बिजनेस पे आया था, उस एम्प्लॉय के बिजनेस में आने पर हमने जो खर्चा किया था, जो एक्सपेंस किए थे, उसके टोटल को, उसको, उन सभी एक्सपेंस को इनकर्ड करके हम एचआर की क्या करेंगे? वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच दिया किसने था। जितना भी मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, एक्स्ट्रा कोई थ्योरी नहीं लिखी। आप हर पॉइंट पर ध्यान देना। सबसे पहले ये अप्रोच किसने दी थी? ब्लूमेंट, फ्लेमोर्ट्स एंड प्ले ने दिया गया था। ब्लूमेंट एंड फ्लेमोर्ट्स प्ले ने दिया गया था, ये ध्यान रखना है नाम को। अब देखो इस अप्रोच के थ्रू हम एचआर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले मान लो मैंने एक मशीनरी परचेज की, मशीनरी है 10 लाख रुपए की। उस मशीनरी को बिजनेस तक लाने के लिए मैंने कैरिज इनवर्ड पे किया गया 50,000 का। उस मशीनरी को, क्या मशीनरी को लाने से मशीनरी काम करना स्टार्ट कर देगी? नहीं, मशीनरी को सेट करना पड़ेगा। मशीनरी को प्रॉपर तरीके से सेट करने में खर्चा हो गया 50,000 का। तो एक मशीनरी को परचेज करने से लेके बिजनेस में लाने तक और उसको सेटअप करने तक का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 11 लाख रुपए का हो गया। ये 11 लाख रुपए क्या है? ये 11 लाख रुपए इस मशीनरी की कॉस्ट है। आप सबको पता है कि कैरीज इनवर्ड है, लाने के लिए, जो मशीन को लाने के लिए जो खर्चा है और मशीन को सेटअप करने का खर्चा, ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इनको हमने इस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करके हमने अनुमान लगाया कि इस मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी अपने को? 11 लाख रुपए पड़ी। अब देखो हमने मशीनरी की कॉस्ट तो झट से कैलकुलेट कर दी कि हमारी तो एसेट्स है, कि हमने एचआर की वैल्यू क्यों कैलकुलेट नहीं की? हमने ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू का एस्टिमेट क्यों नहीं लगाया? अब देखो लगाएंगे कैसे। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, देखो एक्चुअल कॉस्ट यानी जो हम पे कर चुके हैं। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। एक एम्प्लॉय के बिजनेस में आने के लिए उसकी रिक्रूटमेंट की गई, उसकी भर्ती की गई है, तो एक एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट पर जो खर्चा किया गया, सिलेक्शन पर जो खर्चा किया गया, ट्रेनिंग पर जो खर्चा किया गया और उसके डेवलपमेंट के ऊपर जो भी खर्चा किया गया, उन सभी खर्चों को ऐड कर दो तो वो किसकी वैल्यू निकलेगी? ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकलेगी। ये कौन सा मेथड बोलता है? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच बोलता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच मेथड क्या बोलता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय, जब भी कोई पर्सन बिजनेस के अंदर आता है, उस टाइम पर उसकी रिक्रूटमेंट पर, सिलेक्शन पर, ट्रेनिंग पर और डेवलपमेंट पर, इन चारों पर जो भी खर्चे किए गए हैं उन सभी खर्चों को जोड़ दो। जितने भी टोटल आता है वो क्या कहलाता है? वो उस ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कहलाती है। क्यों? क्योंकि इतना खर्चा हमने उस पर्सन के ऊपर कर दिया, उस पर्सन की इतनी वैल्यू है। देखो पूरा क्या लिखा मैंने, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द एचआर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कैपिटलाइज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैपिटलाइज का मतलब क्या है? हमने देख लिया कि 10,000 रिक्रूटमेंट पर खर्चा किया गया, 10,000, 10,000 और 10,000।
मान लो 40,000 का टोटल खर्चा हो गया, इस 40,000 को हम शो कहाँ करेंगे? हमने ये तो वैल्यू तो एस्टिमेट कर ली कि एचआर की वैल्यू कितनी आ गई 40,000, उसको शो कहाँ करेंगे? उसको उस एक्सपेंस को, उस एचआर की वैल्यू को हम कैपिटलाइज करेंगे। इट मीन्स हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में शो करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। देखो मीन्स हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे? एचआर की वैल्यू को शो करेंगे। ये वर्ड ध्यान रखना आपको, कैपिटलाइज। एंड राइट ऑफ ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, हम राइट ऑफ भी करते रहेंगे। जैसे हम इस फिक्स एसेट्स की वैल्यू को इसके लाइफ टाइम में राइट ऑफ करते रहते हैं, कैसे? डेप्रिशिएशन से, वैसे ही एचआर की वैल्यू को भी उसके एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में क्या करेंगे? राइट ऑफ करते रहेंगे। अगर आपने इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ा, एक बार फिर से बताती हूँ, फिर इस डेफिनेशन में कमी है वो बताना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच क्या बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे एस्टिमेट करेंगे? किसी भी एम्प्लॉय के बिजनेस में आने पर उसकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर जो भी खर्चा किया गया है, उस खर्चे को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उस टोटल खर्चे को हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज मीन्स उसको वैल्यूएशन तो कर ली कि मान लो 40,000 खर्चा आ गया चारों पर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। इस 40,000 को हम कैपिटलाइज करेंगे, इट मीन्स बैलेंस शीट में शो करेंगे। एंड राइट ऑफ करेंगे उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में, कि वो कितने साल काम करेगा, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ में हम धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते रहेंगे। राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? P&L अकाउंट से करेंगे। अब बताओ आप, कमी क्या है? क्या है इस डेफिनेशन में कमी? डेफिनेशन में कमी इस पार्ट में है। देखो जो डायरेक्ट कमी दिख रही है वो क्या है कि राइट ऑफ करेंगे ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। अब आपको क्या पता, आप मान लो एक एम्प्लॉय आया आपके बिजनेस में, आपने उसकी वैल्यूएशन कर दी, ठीक आते ही आपने उसके आते ही उसकी वैल्यूएशन कर दी कि इसकी इतनी वैल्यू है। आपने उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कैसे डिसाइड कर ली कि वो एम्प्लॉय आपके बिजनेस में कितने साल काम करेगा? नहीं पता आपको, उसको खुद को भी नहीं पता कि मैं कितने साल इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा। तो ये क्या है? ये ड्रॉबैक है इसकी, ये कमी है फर्स्ट मेथड की। अब देखो, अगर सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है अपना दोनों के अंदर। अब देखो, अगर मान लो इस मशीनरी की वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ खर्चे कर दिए। एक तो होते हैं रिपेयर। अगर मशीनरी के ऊपर कोई रिपेयर है तो उसको हम P&L अकाउंट में शो करेंगे। रिपेयर की वजह से क्या है? इस मशीनरी की वैल्यू नहीं बढ़ती, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या है? मशीनरी की लाइफ बढ़ जाती है। इट मीन्स अगर मशीन के कुछ पार्ट्स को चेंज कर दिया जाए तो उससे क्या होगा? मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी, यानी मशीन ज़्यादा टाइम काम करेगी। तो कुछ ऐसे खर्चे किए जाते हैं जिनसे मशीन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो क्या वो खर्चे P&L में शो होंगे? नहीं, वो खर्चे कैपिटलाइज होंगे। इट मीन्स इस मशीन की ही वैल्यू में ऐड करेंगे। वैल्यू इम्प्रूव ड्यू टू एक्सपेंस, अगर कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जिनसे उस मशीनरी की वैल्यू इम्प्रूव हुई है तो उसको हम क्या करेंगे? उन एक्सपेंस को हम कैपिटलाइज कर देंगे, यानी इस मशीन की कॉस्ट में हम ऐड करेंगे। इसी पॉइंट को यहाँ समझो। अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर कोई खर्चा किया गया, मान लो एम्प्लॉय आया था, उस टाइम पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का खर्चा कर दिया और हमने उसकी टोटल वैल्यू एस्टिमेट कर ली, ठीक है। लेकिन मान लो आफ्टर 3 इयर्स उसको वापस से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको वापस से किसी भी सेक्टर के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो क्या ट्रेनिंग में जो खर्चे हुए हैं, क्या उन खर्चों को उस एम्प्लॉय की वैल्यू में ऐड करेंगे या नहीं? हाँ जी, करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से उस एम्प्लॉय की स्किल डेवलप होंगी और स्किल डेवलप होने की वजह से जो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बिजनेस में काम कर पाएगा। तो जैसे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस किए गए थे इस मशीन के ऊपर, इसकी वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए उनको कैपिटलाइज किया गया है, सेम वैसे ही अदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अगर कोई चार्जेस हैं तो उसको भी एचआर की वैल्यू में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पहले हमारे पास एचआर की वैल्यू कितनी आ गई थी? 40,000। अब 10,000 इसकी ट्रेनिंग पर खर्चा हो गया, तो अब एचआर की वैल्यू कितनी होगी? 50,000 शो करेंगे अब एचआर की वैल्यू। ये पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखो यहाँ से दोनों के अंदर, अगर टेंजिबल एसेट्स है तो उसके ऊपर क्या लगता है? डेप्रिशिएशन लगता है। यानी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को हम धीरे धीरे डेप्रिशिएशन के थ्रू क्या करते हैं? राइट ऑफ करते रहते हैं।
अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो यानी उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। तो बात ये आती है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को भी हम राइट ऑफ कर रहे हैं ना, देखो ये रहा राइट ऑफ कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की टोटल वैल्यू को बैलेंस शीट में शो कर दिया, बट हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे P&L अकाउंट के थ्रू उसको राइट ऑफ भी तो कर रहे हैं ना। तो बात ये आती है उसको राइट ऑफ करने के लिए आप डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करोगे या फिर अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन वर्ड टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है। तो एचआर की वैल्यू को भी अमोर्टाइजेशन किया जाता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स की जितनी वैल्यू है उस वैल्यू को धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। उस राइट ऑफ को कहाँ, P&L अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। P&L अकाउंट से तो राइट ऑफ करते हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को। तो बात ये आती है कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को हम अमोर्टाइजेशन करेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। तो ये क्या है, ये अपना फर्स्ट अप्रोच थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। दी किसने थी, ब्रूमेंट, फ्लेमोर्ट्स एंड प्ले ने दी थी। पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक एम्प्लॉय के बिजनेस में आने पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर जितना भी खर्चा किया है उस खर्चे को ऐड कर दो, वो क्या है, उस पर्सन की क्या है, वैल्यू है, एचआर वैल्यू, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू है। कहाँ शो करेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे, उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। अगर कोई अदर खर्चा किया गया है उसके ऊपर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर, तो वो भी क्या करेंगे, उसकी वैल्यू में ऐड करेंगे। और एचआर की वैल्यू पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है बल्कि अमोर्टाइजेशन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पहले अप्रोच में बता दिया। अगर पहले अप्रोच की इतनी परफेक्ट होती तो सेकंड अप्रोच आती ही क्यों, कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक जरूर है। अब इसकी मेरिट और डिमेरिट को देखो। अब देखो उस फर्स्ट मेथड हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच मेथड के कुछ मेरिट और डिमेरिट। डिमेरिट क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैचिंग। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, अकाउंटिंग का मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि आप जिस टाइम पीरियड की, जिस फाइनेंशियल ईयर की, जिस अकाउंटिंग पीरियड के आप एक्सपेंस को ले रहे हो या इनकम को ले रहे हो, अगर आप इनकम को ले रहे हो तो उस टाइम पीरियड के एक्सपेंस को भी इनकर्ड करो, यानी एक टाइम पीरियड के इनकम और एक्सपेंस दोनों को ही इनकर्ड करो। कंसेप्ट ऑफ मैचिंग को फॉलो करता है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच इस मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है। मैचिंग कंसेप्ट मीन्स एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितने भी एक्सपेंस किए हैं उन एक्सपेंस के साथ साथ उस अकाउंटिंग पीरियड की जितनी भी इनकम है उनको भी हम साथ में शो करेंगे। एक पीरियड की एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों को क्या करेंगे, दोनों को साथ में शो करेंगे। अब डीमेरिट क्या है, कमी क्या है। सबसे पहले कमी हमने देखी वो देखो कि रिक्रूटमेंट पर, सिलेक्शन पर, ट्रेनिंग पर और डेवलपमेंट पर, एक एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर जो खर्चा हमने कर चुके हैं, जो खर्चा हम कर चुके हैं उस खर्चे को हम कितनी ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे, हम ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं। हम किसी भी पर्सन की एक्सपेक्टेड लाइफ कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्सन, ये एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में इतनी ईयर्स काम करेगा, तो हम उसको राइट ऑफ करने का बेस क्या मानेंगे, कितने ईयर्स में उसके इन टोटल एक्सपेंस को हम राइट ऑफ करेंगे। देखो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर जो खर्चा किया है वो उस ह्यूमन रिसोर्स की, वो उस पर्सन की, वो उस एम्प्लॉय की वैल्यू है। उस वैल्यू को हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ किस बेस पर करते हैं कि वो कितने ईयर्स इस बिजनेस में काम करेगा, बट हमें तो नहीं पता वो कितने ईयर्स रहेगा, उसको खुद को भी नहीं पता वो कितने ईयर्स इस बिजनेस में रहेगा। सेकंड कमी क्या है, ड्यू टू अमोर्टाइजेशन। सबसे बड़ी कमी, अमोर्टाइजेशन की वजह से ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कम होती है। देखो अगर एसेट्स पर अमोर्टाइजेशन है यानी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसके लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। तो एचआर में भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को भी अमोर्टाइज किया जाता है, लेकिन अमोर्टाइजेशन करने से तो एचआर की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय से काम कर रहे हो, अगर ज़्यादा टाइम काम करोगे तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लंबे समय काम करने के लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, ना कि कम होगी। तो इधर क्या बोला गया, ड्यू टू अमोर्टाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, बट एक्सपीरियंस से एचआर की वैल्यू तो बढ़ती है। एक्सपीरियंस से जितने ज़्यादा ईयर्स काम करेगा ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन ये बोल रहा है कि कम होगी।
तो पहले मेथड हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच मेथड की दो कमी है। सबसे पहली कमी कि कितने ईयर्स में इन एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम राइट ऑफ करेंगे। दूसरी कमी ये बोला गया था कि एचआर को अमोर्टाइज किया जाएगा, उसकी वैल्यू क्या करेंगे, उसकी वैल्यू धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, बट उसकी वैल्यू राइट ऑफ, उसकी वैल्यू कम थोड़ी होगी, एक्सपीरियंस से तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों ड्रॉबैक थी। अब सेकंड मेथड आता है, इस मेथड में जो कमी थी वो इस मेथड ने दूर की, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। ये क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच मेथड दिया किसने था, सबसे पहले देखो रेंसिस लिकर्ट एंड एरिक जी फ्लेमोट्स ने दिया था। रेंसिस लिकर्ट एंड एरिक जी फ्लेमोट्स ने दिया था, ये नाम ध्यान रखने हैं आपको। अब देखो ये अप्रोच क्या बोलती है, इस अप्रोच के थ्रू एचआर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिप्लेस करके, एट प्रेजेंट जो एम्प्लॉय था उसको रिप्लेस करके हमने जो दूसरा एम्प्लॉय हायर किया है, मैंने क्या बोला कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की जगह पर हमने जो दूसरा एम्प्लॉय हायर किया है उस एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट पर, सिलेक्शन पर, ट्रेनिंग पर और डेवलपमेंट पर जो भी खर्चे किए हैं उन सभी खर्चों के जोड़ को किसकी वैल्यू मानी जाएगी, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पहले था उसकी वैल्यू मानी जाएगी। एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उसको रिप्लेस करके, उस पर्सन को यहाँ से रिप्लेस करके हम दूसरा पर्सन हायर कर रहे हैं, तो उस सामने वाले पर्सन को हायर करने पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर जो खर्चा किया गया है ना, उन खर्चों के जोड़ को, उसके एडिशन को हम किसकी वैल्यू मानेंगे, इस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की वैल्यू मानेंगे कि इस ह्यूमन रिसोर्स की, इस एम्प्लॉय की इतनी वैल्यू है। यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम जो खर्चे पहले कर चुके हैं वो नहीं ले रहे, बल्कि एट प्रेजेंट एक नए पर्सन को हायर करने पर जितने खर्चे लगेंगे उसको ले रहे हैं, यानी हम करंट की प्राइस ले रहे हैं। तो क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिप्लेस करके जो करंट एम्प्लॉय लिया गया है उस करंट एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर जो खर्चा किया गया है उस टोटल एक्सपेंस को पहले वाले एम्प्लॉय की कॉस्ट निकालेंगे, यानी पहले वाले एम्प्लॉय की वैल्यू निकलेगी। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच में डिफरेंस क्या है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसीडर कर रहा था, एक एम्प्लॉय को हायर करने पर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर जो खर्चा हम कर चुके हैं उसको कंसीडर कर रहे थे। बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच क्या बोलता है, इस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी की पोस्ट पर हम एक और पर्सन हायर करें एट प्रेजेंट, उसके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग पर, डेवलपमेंट पर जो खर्चा हुआ है एट प्रेजेंट उसको इस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की क्या मानेंगे, कॉस्ट मानेंगे। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच में प्रेजेंट वैल्यू को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब इसकी भी कुछ मेरिट और डीमेरिट है। पहली मेरिट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रियलिस्टिक, ज़्यादा रिलायबल होंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हमने नए एम्प्लॉय को, पुराने एम्प्लॉय की जगह एक नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए जितने भी एक्सपेंस किए हैं उन सभी एक्सपेंस को ऐड करके हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। उसको भी हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। लेकिन बात क्या है कि हम एट प्रेजेंट की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा रियलिस्टिक होंगे। कमी क्या है, क्या एक पर्सन दूसरे पर्सन को परफेक्टली रिप्लेस कर पाएगा, कभी भी नहीं कर सकता। एक पर्सन जो प्रेजेंट में था उसकी वैल्यू निकालने के लिए है क्या है, इसी पोस्ट पर अगर सामने वाले पर्सन को हायर कर रहे हैं तो क्या इस पर्सन में जो स्किल है, इस पर्सन के ऊपर जो एक्सपेंस किए गए हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर, क्या सामने वाले पर्सन पर भी टोटली सेम एक्सपेंस होंगे, क्या उसकी स्किल भी सेम होगी, क्या उसकी वैल्यू इस पीछे वाले पर्सन के बराबर है। कभी भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को परफेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी कमी है इस मेथड की। ये पूछा जा सकता है क्योंकि देखो आप सबको पता है, रट्टा सब लगा के जाएंगे किस चीज़ का, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच किसने दिया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच किसने दिया, हम रट्टा लगा के चले जाएंगे, नो की नो अप्रोच रट के। क्वेश्चन पूछ लेंगे इनके मेरिट और डिमेरिट में से। अब ये क्वेश्चन पुट कर लिया जाएगा कि ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसमें ये ड्रॉबैक थी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिप्लेस नहीं कर सकता परफेक्टली। अब आप बोलोगे ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा पढ़ा है हमने, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को परफेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकता, ये किसकी ड्रॉबैक है, ये इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच की ड्रॉबैक है। अब तीसरा मेथड देखो,
थर्ड मेथड अपने पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच क्या बोलते हैं, इस अप्रोच में क्या लगती है, बोली लगती है, बिड लगती है। अब देखो कैसे, सबसे पहले देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच किसने दिया था, हेकिमिन एंड जोन्स ने दिया था। इनको ये जिसने पर्सन ने ये डेवलप किया ना इस अप्रोच को, इन अप्रोच को ध्यान रखना है आपको, इनके नाम को। हेकिमिन एंड जोन्स ने क्या दिया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच दिया था। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, एक पर्सन है मिस्टर ए जो बेचारा उदास है। देखो अब ये उदास क्यों है, उदास इसलिए है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर था और इसकी सैलरी थी 80,000 और इसको अब यहाँ से हटा दिया। इसको बोला गया कि मिस्टर ए अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप मैनेजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज ए मैनेजर नहीं रखेंगे। फिर मिस्टर ए बोला अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरे को कहाँ रखोगे, तो उन्होंने बोला हमारे पास 3 डिपार्टमेंट और हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इन तीनों डिपार्टमेंट में आपकी हम क्या लगाएंगे, बिड लगवाएंगे, बोली लगवाएंगे, यानी इन तीनों डिपार्टमेंट के आप मैनेजर बन सकते हो। ये तीनों डिपार्टमेंट जो भी आपकी वैल्यू लगाएंगे उसमें से आप सबसे बेस्ट वैल्यू को अचीव कर लेना। यानी जो भी वैल्यू लगाएंगे, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट बोला मैं तो मिस्टर ए को 70,000 सैलरी दूंगा, HR डिपार्टमेंट बोला मैं तो 75,000 दूंगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोला मैं तो सिर्फ 60,000 सैलरी दूंगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच क्या बोलता है कि एक पर्सन को अगर एक डिपार्टमेंट से हटा दिया गया, उस पर्सन के उस डिपार्टमेंट से हटाने के बाद उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में अदर डिपार्टमेंट उसकी जितनी भी वैल्यू लगाते हैं उसमें से सबसे हाईयर वैल्यू को क्या मानेंगे, इस मिस्टर ए की क्या मानेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, अब अदर डिपार्टमेंट में इसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अदर डिपार्टमेंट में उनकी वैल्यू लगाई जाएगी, बिड लगाई जाएगी, बोली लगाई जाएगी, उसमें से सबसे हाईयर वैल्यू को क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। अब देखो सबसे हाईयर वैल्यू कौन सी है, ये 75,000। तो यहाँ से तो ये हट गया, इसका तो कोई रोल नहीं है। अब इन तीनों डिपार्टमेंट में से जिस डिपार्टमेंट ने इस मिस्टर ए की सबसे हाईयर वैल्यू लगाई है उसी वैल्यू को हम HR की वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो 75,000 क्या है, 75,000 इस ए की वैल्यू है। नीचे क्या लिखा है कि अगर एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से रिमूव कर दिया गया तो उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में बाकी डिपार्टमेंट ने उसकी जो भी वैल्यू लगाई है उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू को क्या करेंगे, HR की वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है एक बार कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस किस में अप्लाई होती है, किस अप्रोच में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच में। देखो बिडिंग बोली नहीं लगाई, सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला मैं आपको 70,000 दूंगा, HR डिपार्टमेंट ने बोला मैं 75,000 और ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने तो डुबो ही दिया बेचारे को, बोला 60,000 दूंगा। तो यहाँ पर इस मिस्टर ए की वैल्यू की बोली लगाई गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के बेस पर यहाँ पर वैल्यू डिसाइड होती है, जैसे यहाँ हुई है। अब इसकी कुछ कमियां हैं इस मेथड की, इस लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि HR की वैल्यू इनएक्यूरेट निकलेगी, सही नहीं निकलेगी। कैसे, देखो एक पर्सन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एफिशिएंट तरीके से काम करता है, एक पर्सन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, यानी उसमें उतनी स्किल उतनी एफिशिएंसी है कि वो इस डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है। क्या सेल्स डिपार्टमेंट में, HR डिपार्टमेंट में और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्या सेम तरीके की एक्टिविटी है? नहीं, इन एक्टिविटी को वो इतने एफिशिएंट तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसमें किस चीज़ की परफेक्शन है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर की परफेक्शन है। तो इस डिपार्टमेंट में जो इनकी वैल्यू लगाई है, इन डिपार्टमेंट ने जो मिस्टर ए की ये बोली लगाई है, क्या ये सही है? क्या ये उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सही है? नहीं। इन्होंने किस बेस पर इस पर्सन को जज कर लिया? इन्होंने तो ऐसे ही एस्टिमेट करके बोली लगाई है। तो ह्यूमन रिसोर्स की एक्यूरेट वैल्यू को कंसिडर नहीं हो पाती यहाँ पर, ह्यूमन रिसोर्स की यानी इस पर्सन की यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू कंसिडर नहीं कर पाए हम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितनी एफिशिएंसी थी ना उसके अकॉर्डिंग इसको 80,000 मिलते थे, अब यहाँ मिलते हैं सिर्फ 75,000। तो क्या सही वैल्यू डिसाइड की गई इन डिपार्टमेंट? नहीं। अदर एम्प्लॉय का मोरल डाउन होता है, इसे
अदर एम्प्लॉई का मोरल डाउन कैसे होता है? सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर सोचेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के ये हालात हैं, 80,000 सैलरी है फिर भी रिमूव कर दिया उसको इस डिपार्टमेंट से, हो सकता है कल मेरे को भी रिमूव कर दे। इस डिपार्टमेंट का मैनेजर, एम्प्लॉय, फोरमैन ये सोचते हैं कल हमें को रिमूव कर देंगे बिजनेस से, तो ये क्या है, हमें किसी और डिपार्टमेंट में छोड़ देंगे, हमारी सैलरी कम हो जाएगी, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये क्या है, अदर एम्प्लॉय का भी क्या होता है, मोरल डाउन होता है इससे। तो ये था अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अब थर्ड हमारे पास फोर्थ स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच क्या बोलते हैं? देखो एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया। अब की बार इस मेथड में किसी पर्सन की वैल्यूएशन नहीं होगी, किसी पर्सन की वैल्यू डिसाइड नहीं होगी, बल्कि पोस्ट की वैल्यू निकालेंगे हम। पोस्ट मतलब जैसे यहाँ पर मिस्टर ए क्या था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर था, तो इस मैनेजर की पोस्ट की वैल्यू निकालेंगे, ना कि मिस्टर ए की वैल्यू। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच क्या बोलता है? सबसे पहले देखो दिया किसने था, ये अप्रोच डेविड वॉटसन ने दी थी। डेविड वॉटसन ने क्या बोला कि इस अप्रोच में ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम, बल्कि पोस्ट की वैल्यू निकालेंगे। पोस्ट यानी जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, उस मैनेजर की पोस्ट की कितनी वैल्यू होगी, उस मैनेजर की पोस्ट पर जिस पर्सन को हायर किया जाएगा उस पर्सन को इतनी सैलरी दी जाएगी, वो सैलरी क्या कहलाएगी, उस पर्सन की क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ पर पर्सन की वैल्यू नहीं निकाल रहे हम, बल्कि उस पोस्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं। चाहे उस पोस्ट पर कितनी ही अच्छी स्किल का पर्सन हो, चाहे कितनी ही खराब स्किल का, चाहे वो पर्सन एफिशिएंट हो या पर्सन वो डल हो, लेकिन उसको सैलरी उतनी ही प्रोवाइड की जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी ही मानी जाएगी जितनी हमने पोस्ट की वैल्यू डिसाइड कर दी। प्रोडक्शन देखिए एग्जाम्पल भी लिया मैंने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर की पोस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर दी हमने। मान लो 1 लाख रुपए सैलरी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर की। अब इस पोस्ट पर, इस मैनेजर की पोस्ट पर चाहे मिस्टर ए आए चाहे मिस ए आए, कोई भी आए, उसको सैलरी कितनी देंगे, 1 लाख रुपए। इस पोस्ट की वैल्यू कितनी डिसाइड कर दी, 1 लाख रुपए, पर्सन चाहे कोई भी आए। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच में पर्सन की वैल्यू नहीं निकालती, बल्कि पोस्ट की वैल्यू डिसाइड करते हैं। इस मेथड में देखो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मेथड में। अब पूछा जा सकता है कि किस मेथड में वेरिएंस एनालिसिस पॉसिबल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच में। क्यों? इस मेथड में वेरिएंस एनालिसिस क्या है, पॉसिबल है। कैसे? वेरिएंस का मतलब क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, फिर एक्चुअल को देखते हैं और फिर उसके बाद कंपेरिजन करके वेरिएंस निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं डिसाइड करी है, डिसाइड स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर देखेंगे एक्चुअल कॉस्ट, वो पर्सन रियल में काम कैसा कर रहा है, किस तरीके से हैंडल कर रहा है, क्या उस पर्सन में उतनी एफिशिएंसी है कि वो 1 लाख रुपए, जितना 1 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, क्या वो उतनी बेस्ट तरीके से काम कर रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को देखते हैं और एक्चुअल कॉस्ट के साथ में क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, और कंपेरिजन करके हम वेरिएंस निकालते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो हो पुट अप हो सकता है वो क्या है कि वेरिएंस एनालिसिस किस मेथड में पॉसिबिलिटी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्रोच में हम वेरिएंस का एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखो मैंने नीचे कुछ लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। 1, 2, 3 और 4 क्या है, ये 1, 2 चारों मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच और स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच, ये चारों मेथड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। ये नोट कर लेना आप। 4 मेथड, स्टार्टिंग के 4 मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच और स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच, ये चारों मेथड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। दूसरी बात, ये चारों मेथड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो अब तक हमने कर लिए, ये चारों मेथड कहाँ डेवलप किए गए हैं, फॉरेन कंट्री में डेवलप हुए हैं। यानी इंडिया ने इनमें से किसी भी मेथड में कोई योगदान नहीं दिया, किसी मेथड को कोई पर्सन ने डेवलप नहीं किया। ये सारे मेथड क्या हुए हैं, ये सारे मेथड फॉरेन में डेवलप हुए हैं। तो क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों मेथड क्या हैं, चारों मेथड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते, प्लस साथ में ये चारों मेथड कहाँ पर डेवलप हुए हैं, फॉरेन कंट्री में डेवलप हुए हैं। अब आगे के बच गए 5 मेथड, उनको देखो। अब देखो हमने बताया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों मेथड क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। बाकी के 5 मेथड, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th,
ये पांचों मेथड, ये पांचों अप्रोच क्या हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखना। एक है 5th, 6th, 7th और 8th, ये चारों मेथड यानी 1 से लेकर 8 तक फॉरेन में डेवलप हुए हैं सारे के सारे। कितनी अप्रोच हैं? टोटल 9 अप्रोच हैं। टोटल 9 ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग की टोटल 9 अप्रोच है। 9 अप्रोच में से स्टार्टिंग की 8 अप्रोच कहाँ पर डेवलप हुई है? फॉरेन कंट्री के अंदर डेवलप हुई है। बट 9th जो अप्रोच है वो इंडिया के अंदर डेवलप हुई है। तो मैंने अभी तक बताया, आपको दोबारा रिवाइज करती हूँ। 1st, 2nd, 3rd और 4th ये चारों मेथड क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। बाकी के 5th, 6th, 7th, 8th और 9th ये पांचों मेथड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करते हैं। दूसरी बात, 1st से लेकर 8th तक पहली 8 अप्रोच क्या बोलती है? पहली 8 अप्रोच फॉरेन कंट्री में डेवलप हुई है। बट 9th अप्रोच क्या है? 9वीं जो अप्रोच है वो इंडिया के अंदर डेवलप हुई है। एक पॉइंट और बताती हूँ, 1st से लेकर 8th तक यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th स्टार्टिंग की 8 अप्रोच इंडिविजुअल वैल्यूएशन करती हैं। क्या करती हैं? इंडिविजुअल वैल्यूएशन करती हैं। लेकिन जो 9th अप्रोच है ये ग्रुप के अंदर एचआर की वैल्यूएशन करती है। 9th अप्रोच ग्रुप के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की क्या करती है? वैल्यूएशन करती है। वो आगे मैं बताऊंगी आपको, बट इतना ध्यान रखना भी। 5th मेथड क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। देखो नाम ही चेंज हो गया इसका। किस वैल्यू को कंसिडर करेगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसिडर करेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। सबसे पहले देखो इस मॉडल को दिया किसने था? इस मॉडल को दिया था ले एंड स्वार्ट्स ने दिया था। कब? 1971 में। ले एंड स्वार्ट्स ने 1971 में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले हम एम्प्लॉय की एज और स्किल के बेस पर क्लासीफाई कर देंगे। हम एम्प्लॉय को क्लासीफाई किस बेस पर कर रहे हैं? एज और स्किल के बेस पर। उसके बाद हम उसकी एवरेज एनुअल सैलरी निकालेंगे कि इस पर्सन को एनुअली हम कितनी सैलरी देते हैं, वो निकाल ली। उसके बाद टोटल अर्निंग निकालेंगे। टोटल अर्निंग कैसे निकलेगी? एवरेज सैलरी, उसको कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, और नंबर ऑफ ईयर जॉब। मान लो उसने 30 साल जॉब की, मान लो उसने 30 ईयर्स जॉब की और 1 ईयर का एवरेज सैलरी, एनुअली एवरेज सैलरी कितनी है उसकी? मान लो 6 लाख है। मान लो 6 लाख का पैकेज है, 6 लाख का उसका पैकेज है, तो 6 लाख रुपए पर एनम और 30 ईयर्स तक दिए जाएंगे। तो ये उस पर्सन की टोटल एचआर वैल्यू होगी। अब आपने ये, मैं आपको यहीं पर एक कमी बताती हूँ इस मेथड की। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये पर्सन 30 साल काम करेगा? आपने तो एस्टिमेट लगा लिया कि ये पर्सन 30 की एज में मेरे पास आया है और 60 की एज तक रिटायर होगा, तब तक इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। ये क्या गारंटी है इस चीज़ की कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेगा? नहीं। तो ये ड्रॉबैक है यहाँ इस मेथड की। टोटल अर्निंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनुअल एवरेज सैलरी इंटू में नंबर ऑफ ईयर जॉब। फिर क्या करेंगे? उस टोटल अर्निंग को हम क्या करेंगे? डिस्काउंटेड वैल्यू फैक्टर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्काउंटेड वैल्यू फैक्टर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले एज और स्किल के बेस पर एम्प्लॉय का क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद उसकी एवरेज एनुअल सैलरी निकालेंगे। उसके बाद एवरेज एनुअल सैलरी को हम नंबर ऑफ ईयर ऑफ जॉब से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिस्काउंटेड वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से एक पर्सन की क्या निकलेगी? एक पर्सन की ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी। यहाँ पर मैं एक पर्सन बोल रही हूँ। देखो तो मैंने क्या बताया था, 1st से लेकर 8th तक का मेथड जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की इंडिविजुअल बेसिस पर वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन जो लास्ट मेथड है वो क्या करता है? वो ग्रुप बेसिस पर, ग्रुप के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करेगा। तो ये बता दिया। अब इसका अगर आप फॉर्मूला बोलो कि 1 लाइन में हम बताओ कि एचआर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 लाइन में एचआर की वैल्यू बताती हूँ। एवरेज एनुअल सैलरी, एक पर्सन को एनुअली कितनी सैलरी दी जा रही है वो मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर ऑफ जॉब, उसने कितने साल तक काम किया, और मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। तो ये क्या निकलेगी? ये निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल से एक पर्सन की, एक एम्प्लॉय की एचआर वैल्यू निकलेगी। अब इसकी कमी क्या है? सबसे पहली कमी है कि सैलरी डज नॉट कांस्टेंट। हमने तो मान लिया एवरेज एनुअल सैलरी ले लिया, हमने एनुअल सैलरी क्या ले ली है? एवरेज ले ली है। क्या एक पर्सन जो आज एम्प्लॉय है,
क्या वो हमेशा एम्प्लॉय रहेगा उसमें डिपार्टमेंट में? मान लो आप जैसे अपना स्कूल का ही एग्जांपल ले लो, जैसे कोई टीचर है, स्टार्टिंग में टीजीटी में उसका सिलेक्शन होता है, आफ्टर 5 ईयर्स उसका पीजीटी में प्रमोशन होता है, आफ्टर 10 ईयर्स वो प्रिंसिपल बनता है, वो इस प्रिंसिपल बनता है, उसके बाद प्रिंसिपल बनता है। क्या उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी नहीं बढ़ी? तो ऐसे ही क्या बिजनेस में पोस्ट वाइज क्या उसका प्रमोशन नहीं होगा उस पर्सन का? अगर मान लो प्रमोशन भी नहीं होगा तो आफ्टर 1 ईयर्स या 2 ईयर्स जो भी ग्रेड लगते हैं, क्या वो नहीं लगेगा उसकी सैलरी में? तो एक पर्सन सेम पोस्ट पर रहकर भी उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा, तो एक पर्सन की आप सैलरी एवरेज कैसे ले रहे हो? एक पर्सन की आप एक जैसी पूरी साल, उसने 30 ईयर्स जॉब की, आपने तो 30 ईयर्स के लिए एक जैसी सैलरी ले ली, ऐसा नहीं होता है। पहली ड्रॉबैक है कि सैलरी डज नॉट कॉन्स्टेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जितने साल वो जॉब करेगा उस टाइम पीरियड में उसकी सैलरी क्या सेम रहेगी? नहीं रहेगी, सबसे पहली कमी। दूसरा क्या है, इंडिविजुअल में लीव द ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्सन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकता है। आपने तो एस्टिमेट लगा लिया कि 30 साल तक जॉब करेगा, क्या पता ये 30 दिन भी जॉब ना करे। तो ये क्या है, ये एस्टिमेट आपका गलत है। तो इस मेथड की 2 ड्रॉबैक हैं। हाँ, इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर किया, अच्छी बात है, बट इन्होंने कैसे एस्टिमेट कर लिया कि 30 साल तक जॉब करेगा? इन्होंने कैसे एस्टिमेट लगा लिया कि सैलरी एवरेज सैलरी ले ली। आज जब ये 30 साल का है और जब ये रिटायरमेंट होगा 30 साल बाद, उस टाइम तक क्या सेम सैलरी पर काम करेगा? नहीं करेगा सेम सैलरी पर। तो ये दोनों क्या है, इसके ड्रॉबैक है। देखो 6th मेथड, नेक्स्ट मेथड है रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल। अब रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू एचआर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखो ये दिया किसने था, फ्लेमोर्स ने दिया था, 1971 में दिया था। अब ये क्या बोलता है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग एचआर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सर्विस, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कितनी साल जॉब करेगा। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सर्विस, मान लो हमने सोचा कि वो 30 ईयर्स जॉब करेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑफ सर्विस स्टेट, सर्विस स्टेट का मतलब है कि वो किस किस पोजीशन पर काम करेगा, वो किस किस पोस्ट पर काम करेगा। सर्विस स्टेट का मतलब है उसकी सर्विस की पोजीशन क्या रहेगी, वो किस किस पोस्ट पर कितने कितने टाइम काम करेगा। देखो नीचे लिखा है किस किस पोस्ट पर काम करेगा, देख लिया हमने। थर्ड क्या है कि टाइम पीरियड, वो किस पोस्ट पर कितने टाइम काम करेगा। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे वैल्यू डिलीवर, कि उसको कितनी सैलरी देंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया था, इजीली समझ आ जाएंगे ये चारों स्टेप। सबसे पहले बोला था मैंने एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सर्विस, हमने ये एस्टिमेट किया कि एक पर्सन कितने ईयर्स काम करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। मान लो हमने अज्यूम करा था कि वो 30 ईयर्स क्या करेगा, 30 ईयर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करेगा, वर्क करेगा। सेकेंड है आइडेंटिफाई ऑफ सर्विस स्टेट, मतलब किस किस पोस्ट पर काम करेगा। पोस्ट थी पहले वो टीजीटी की पोस्ट पर काम करेगा, फिर मान लो पीजीटी की पोस्ट पर, फिर वाइस प्रिंसिपल और फिर वो प्रिंसिपल बन जाएगा। हमने हमारा ही एग्जाम्पल ले लिया टीचिंग वाला सॉरी। वो क्या है, इन चारों पोस्ट पर काम करेगा। फोर्थ क्या था, टाइम पीरियड चेक करेंगे कि किस पोस्ट पर वो कितने टाइम काम करेगा। टीजीटी पर काम किया उसने 5 साल, पीजीटी पोस्ट पर रहा 10 साल, वाइस प्रिंसिपल रहा 10 साल, और आफ्टर 5 फिर क्या हुआ, 5 साल तक प्रिंसिपल बना और उसके बाद रिटायरमेंट ले ली। नेक्स्ट क्या था कि वैल्यू डिलीवर करेंगे, कि उसको कितनी वैल्यू देंगे, कितने पैसे देंगे। टीजीटी की पोस्ट के लिए उसको 50,000, पीजीटी के लिए 80,000, वाइस प्रिंसिपल के लिए 1,20,000 और प्रिंसिपल के लिए उसको 1,50,000 रुपीज़ देंगे। तो ये हमने 4 स्टेप देखो। सबसे पहले हमने उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ देखी कि वो कितने साल काम करेगा, जॉब की एक्सपेक्टेड लाइफ देख ली। उसके बाद हमने उसकी सर्विस के स्टेट को देखा कि वो किस किस पोस्ट पर काम करेगा। फिर देखा कि वो टाइम पीरियड, वो कितने टाइम काम करेगा। फिर देखा कि उसको कितनी वैल्यू डिलीवर करेंगे, उसको इतनी वैल्यू हम डिलीवर करेंगे, ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी ये डिलीवर। देखो 5 साल काम करेगा और पर मंथ उसको सैलरी मिल रही है 50,000, पर मंथ सैलरी मिली है 50,000। पहले हम एनुअली कैलकुलेट करके 5 साल से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 80,000 पर मंथ सैलरी है, 80,000 को एनुअली कैलकुलेट करके 80,000 पर मंथ है,
एनुअली सैलरी कैलकुलेट करके उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 10 साल तक सेम सैलरी लेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर टोटल अमाउंट को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो HR की वैल्यू निकलेगी। टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस को डिराइव्ड डिस्काउंटेड, जितनी भी टोटल वैल्यू निकली है ना सर्विस की, जो यहाँ पर आएगी, इनको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको डिस्काउंटेड एट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ सर्विस, यानी उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ही कहा है। तो ये मेथड क्या बोलता है, इस मेथड ने किसी भी पर्सन की पूरी लाइफ की सैलरी को कांस्टेंट नहीं माना है, बल्कि इसने बोला कि पोस्ट टू पोस्ट उसकी सैलरी चेंज होगी। हम उसका एस्टिमेट लगाएंगे कि ये इतने टाइम पीरियड काम करेगा और उसको जितनी भी टोटल अमाउंट दी जाएगी, एक्यूमुलेटेड अमाउंट को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है अपना रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल। जो इससे पीछे वाले मॉडल में कमी थी ना, कि वो क्या था, वो सैलरी को स्टैटिक मानकर चल रहा था कि आज जब वो जिस टाइम उसकी रिक्रूटमेंट हुई है उस एम्प्लॉय की, उस टाइम से लेकर रिटायरमेंट के टाइम तक सैलरी सेम रहेगी। बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। पोस्ट टू पोस्ट, टाइम टू टाइम क्या रहेगी, सैलरी चेंज होती रहती है। क्या उसको सैलरी ही मिलती है, उसको अलग से कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता, वो भी मिलते हैं। ना तो उसने वो कंसिडर किया था और ना ही उसने सैलरी को कांस्टेंट मान लिया था। दो कमियां थी वहाँ पर। अब देखो इस मेथड में भी कुछ कमियां हैं, तभी तो अगला मेथड आएगा। इस मेथड की कमियां क्या है, इसने फोकस किया गया है एम्प्लॉय को क्या दिया गया। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एम्प्लॉय को 50,000 दिए गए, 80,000। अब ये भी तो देखो एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया। लिमिटेशन क्या है कि एम्प्लॉय को क्या दिया, हम इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। हमने इस चीज़ पर तो कोई फोकस ही नहीं किया कि एम्प्लॉय ने क्या कमा कर दिया। हमने ये तो देखा ही नहीं। हम तो कब से देखे जा रहे हैं एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉय पर क्या खर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक ये तो देखा ही नहीं कि एम्प्लॉय ने खुद ने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कमा कर दिया। इसी कमी को दूर करने के लिए अगला मेथड आता है, अगला मॉडल आता है नेट बेनिफिट मॉडल। नेट बेनिफिट मॉडल में हम क्या देखेंगे कि कितना उसने ऑर्गेनाइजेशन को कमा कर दिया, माइनस क्या कर देंगे, जितना हम ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर्सन को दिया, और जितनी अमाउंट बचेगी वो क्या है, नेट बेनिफिट है। देखो कैसे। सबसे पहले मेथड दिया किसने था, मोरिस ने दिया था। किसने दिया था, मोरिस ने 1973 में दिया था। अब देखो एम्प्लॉय, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, नेट बेनिफिट मॉडल में एम्प्लॉय से कितना बेनिफिट मिला, यानी एम्प्लॉय ने कितनी अमाउंट हमें कमा कर दी, ऑर्गेनाइजेशन को कितनी अमाउंट उस पर्सन ने, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कमा कर दिया। एम्प्लॉय को जो पे किया गया, अब देखेंगे कि एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी 50,000 यानी उसको पे कर देगी। अब देखो कितना बचा, एक्सेस वैल्यू ऑफ HR, कितने बेनिफिट बचे। ये वो अमाउंट है जो एम्प्लॉय ने कमा कर दिया, उसमें से वो अमाउंट लेस कर देंगे जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है, जो एम्प्लॉय को हमने पे कर दिया। मान लो एम्प्लॉय ने हमें कमा कर दिए 50,000, एम्प्लॉय को हमने पे कर दिया 20,000 पर मंथ सैलरी, पीछे कितना बच गया, बेनिफिट। एक्सेस वैल्यू HR की वैल्यू होगी, 30,000 क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू है। फिर क्या करेंगे, उसको जो 30,000 बचेगा ना, 50,000 कमा कर दिया, 20,000 उसको खुद को सैलरी पे कर दी, बाकी जो बच गए 30,000, उस 30,000 को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो एग्जांपल से बताया मैंने आपको। मान लो ए पर्सन मिस्टर ए है, मिस्टर ए 50,000 कमा कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें से 20,000 उसको सैलरी दे देते हैं, बाकी के जो बच गए 30,000 उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मिस्टर ए की HR वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही मिस ए क्या करती है, 40,000 कमा कर देती है, उसमें से 50,000 उसकी सैलरी हो जाती है, बाकी बच गया 25,000 को जो बच गया अमाउंट, उस नेट बेनिफिट को हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इस मिस ए की क्या निकालेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी भी देखो हम इंडिविजुअल बेसिस पर HR की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या इस मेथड की कोई कमी नहीं थी, क्या इस नेट बेनिफिट मॉडल की कोई कमी नहीं थी, इस मॉडल की भी कमी है। देखो हर पोस्ट की सैलरी फिक्स होती है कि मैनेजर की पोस्ट की फिक्स है कि 10,000 देंगे, जैसे टीचर की सैलरी क्या है, फिक्स है 50,000 देंगे TGT पोस्ट पर, PGT पोस्ट पर 80,000 देंगे, वॉइस प्रिंसिपल की सैलरी फिक्स है 1,20,000। ये तो सैलरी तो फिक्स है, मान लिया हमने कि ये चीज़ तो फिक्स है, चलो ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स कर रखी है
क्या ये चीज़ फिक्स है कि वो 50,000 कमा कर देगा? आपने ये एस्टिमेट किस बेस पर लगा लिया? आपने ये एस्टिमेट किस बेस पर लगा लिया कि मिस्टर ए और मिस ए आपको 50,000 और 40,000 के बेनिफिट देंगे ही देंगे? ये सिर्फ आपका एक अनुमान है, ये रियलिटी नहीं है। आपने एक अनुमान के बेस पर देख लिया कि मिस्टर ए में इतनी स्किल है और वो 50,000 पर मंथ कमा कर देगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये क्या है, ये जो आपने एस्टिमेट लगाया ना, ये एस्टिमेट क्या है, रॉन्ग है। हाँ ये ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने को डिसाइड कर रखी है कि इस पोस्ट के लिए इतनी सैलरी है, वो तो फिक्स है, बट ये तो फिक्स नहीं है ना। तो ये क्या है, ये ड्रॉबैक आप नोट कर लेना। इस नेट बेनिफिट मॉडल की ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट अर्न करके देगा कोई पर्सन, ये फिक्स नहीं है। तो ये क्या है, ये इसकी ड्रॉबैक है। अब देखो अगला मेथड 8th। नेक्स्ट मॉडल है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल। अब देखो 7th मॉडल कौन सा था अपना, नेट बेनिफिट मॉडल। नेट बेनिफिट का मतलब क्या था कि जितना एक एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को कमा कर दिया माइनस जितना हमने एम्प्लॉय को सैलरी या वेजेस के तौर पर पे कर दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस था उसको बोलते हैं नेट बेनिफिट। अब इसमें एक वर्ड और ऐड कर दिया, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल। देखो सेम पीछे वाला मॉडल है नेट बेनिफिट मॉडल, सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज हुआ है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। अब देखो ये है क्या, ये मॉडल ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट मॉडल। जो नेट बेनिफिट मॉडल है उसका एक्सटेंशन है, उसका थोड़ा सा और अपडेटेड वर्जन है। दिया किसने था, ये दिया था पेकिन ओगेन ने। कब, 1976 में दिया था। इस मॉडल का देखो, इस मॉडल में हम करते क्या हैं, जितना बेनिफिट किसी भी एम्प्लॉय ने कमा कर दिया, यानी वो सब इनकम जो एक एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को कमा कर दिया, उसमें से क्या माइनस करेंगे, जितनी एम्प्लॉय की कॉस्ट थी, यानी जितनी उसकी सैलरी है, जितना इंसेंटिव एम्प्लॉय को दिए गए हैं। मान लो उसने 100 रुपये कमा कर दिए, उसमें से 40 रुपये एम्प्लॉय की कॉस्ट है, एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय के इंसेंटिव हैं, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया पीछे 60 रुपये। ये 60 रुपये क्या है, नेट बेनिफिट मॉडल। अपना देखो नेट बेनिफिट, हमने नेट बेनिफिट कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये नेट बेनिफिट तो हमने लास्ट मेथड में भी कैलकुलेट किया था, फिर ये इस नए मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे पहले हम नेट बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट बेनिफिट इनटू में प्रेजेंट वैल्यू, इतना हम लास्ट में भी कर रहे थे। नेट बेनिफिट मॉडल में हमने क्या किया था, सबसे पहले नेट बेनिफिट कैलकुलेट किया, उसके बाद उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। बट इस मॉडल में सर्टेन इक्विवेलेंट फैक्टर से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना। सर्टेन इक्विवेलेंट फैक्टर, ये इतना ही एक्सटेंशन वर्जन है नेट बेनिफिट मॉडल का, ये वाला मॉडल। नेक्स्ट और लास्ट मॉडल है एग्रीगेट पेमेंट मॉडल, यानी जो अमाउंट एम्प्लॉय को एग्रीगेट दी गई है वो देखो। एग्रीगेट पेमेंट मॉडल क्या बोलता है, सबसे पहले ये देखो, ये मॉडल दिया किसने था, SK चक्रवर्ती ने दिया था, 1976 में दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्रीगेट पेमेंट मेथड किसने दिया था, SK चक्रवर्ती ने 1976 में, ईयर भी पूछी जा चुकी है। उसके बाद ये पहला इंडियन मॉडल है HR की, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करने के लिए, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। ये क्या है, पहला इंडियन मॉडल है, कौन सा, एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। इस मॉडल में क्या करते हैं, इस मॉडल में ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन किस बेस पर करेंगे, ग्रुप बेसिस पर, नॉट एज इंडिविजुअल बेसिस। इसमें ग्रुप बेसिस पर HR की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ एक सिंगल लास्ट मेथड ऐसा है एग्रीगेट पेमेंट मेथड, जिसमें ग्रुप बेसिस पर क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करेंगे। बाकी 1 to 8 मेथड क्या है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स की इंडिविजुअल बेसिस पर वैल्यूएशन करते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, यानी कैसे HR की वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले जितने भी एम्प्लॉय हैं, ऑल एम्प्लॉय डिवाइड इन 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक होगा मैनेजरियल और दूसरा होगा नॉन मैनेजरियल ग्रुप। सेकंड में क्या करेंगे, उनका एवरेज टेन्योर पीरियड निकालेंगे, एवरेज टेन्योर पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर इन मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल जो पर्सन होंगे उनका हम एवरेज टेन्योर पीरियड निकालेंगे।
उसके बाद एवरेज सैलरी टू द ग्रुप, की ग्रुप को टोटल एवरेज सैलरी कितनी देंगे। बात किसकी हो रही है, ग्रुप। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्रुप के ऊपर फोकस करता है, ग्रुप वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर क्या है, एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर ली। एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के बाद उसको एवरेज टर्नओवर से, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, एवरेज सैलरी इनटू में एवरेज टर्नओवर कि वो कितनी साल जॉब करेगा, इनटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, इस मेथड को दोबारा देखते हैं। एग्रीगेट पेमेंट मेथड एस.के. चक्रवर्ती ने 1976 में दिया था। सेकंड पॉइंट, ये पहला इंडियन मेथड है जो एचआर की वैल्यूएशन करता है। थर्ड, एचआर की वैल्यूएशन क्या है, ये ग्रुप बेसिस पर करता है, कभी भी ये इंडिविजुअल बेसिस पर एचआर की वैल्यूएशन नहीं करता है। देखो, इंडिया में डेवलप हुआ है, इंडिया के अंदर, तो इंडिया में तो लोग इंडिविजुअली क्यों, ग्रुप में ज़्यादा रहते हैं, तो कैसे याद रहेगा, एग्रीगेट पेमेंट मेथड जो इंडिया में डेवलप हुआ था वो एचआर की वैल्यूएशन ग्रुप बेसिस पर करता है। उसकी ये स्टेप है, ये पॉइंट याद रखना आप, लास्ट वाला, एवरेज सैलरी इनटू में एवरेज टर्नओवर और इनटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसकी वैल्यू निकलेगी, एचआर की वैल्यू निकलेगी, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करेंगे। अब देखो, अब हमने क्या कर लिया, 1 से लेकर 9 तक पूरे मेथड को, पूरे जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी अप्रोच हैं, किसके लिए, एचआर की वैल्यूएशन के लिए। तो हमने 9 मेथड को डिस्कस किया है। इन मेथड, इन मॉडल और इन अप्रोच को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, अब बिल्कुल 1 लाइन में डिस्कस करेंगे। देखो, अब देखो, हम 9 के 9 अप्रोच की क्या देखेंगे, समरी देखेंगे। सबसे पहले है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच में एचआर की वैल्यू किस बेस पर डिसाइड होती है, किसी भी एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट पर, सिलेक्शन पर, ट्रेनिंग पर और डेवलपमेंट पर जितना खर्चा हम पास्ट में कर चुके हैं, जितना खर्चा हम कर चुके हैं, उन सभी खर्चों को अगर ऐड किया जाए तो वो उस पर्सन की, वो उस एम्प्लॉय की क्या होगी, एचआर वैल्यू होगी, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू होगी। दिया किसने थी अप्रोच, ब्रूमेंट, फ्लेमोर्स एंड प्ले ने इस अप्रोच को डेवलप किया था। सेकंड अप्रोच है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। ये रिप्लेस किया है, यानी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था उस एम्प्लॉय को रिप्लेस करके किसी नए एम्प्लॉय को हम उस पोस्ट पर ला रहे हैं, तो उस नए एम्प्लॉय को हायर करने की जितनी भी कॉस्ट है वो उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की कॉस्ट कहलाएगी, वो उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की एचआर वैल्यू होगी। यानी ये दिया किसने था, सबसे पहले रेंसिस लिकर्ट एंड एरिक जी फ्लेमोर्स ने दिया था। इसमें क्या बोला गया था, रिक्रूटमेंट पर, सिलेक्शन पर, ट्रेनिंग पर, डेवलपमेंट पर जो भी खर्चा किया गया है, प्रेजेंट एक्सपेंस इनकर्ड ऑन अनदर एम्प्लॉय, यानी किसी सामने वाले पर्सन को, जो नए एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, उस नए एम्प्लॉय को, यानी प्रेजेंट में उस एम्प्लॉय को हायर करने के जितने भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे खर्चे हैं, उन सभी खर्चों को अगर ऐड किया जाए तो वो जो वैल्यू निकल के आती है, वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पहले था उस पोस्ट पर, उसकी क्या होगी, उसकी वो एचआर वैल्यू होगी, वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू होगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये पास्ट के एक्सपेंस को ले रहा है, उस एम्प्लॉय को हायर करने में जो हमने खर्चा किया था उसको ले रहा है, लेकिन ये क्या है, ये प्रेजेंट एक्सपेंस को ले रहा है। यानी किसी एम्प्लॉय की वैल्यू निकालनी है, मान लो मिस्टर ए है, ये मान लो ये मिस्टर ए है और इसकी वैल्यू निकालनी है, एचआर वैल्यू, कि इसकी कितनी ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू है। तो इस पर्सन ने ज्वाइन किए हुए मान लो 5 ईयर्स हो गए, 5 ईयर्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हुए। अब हम क्या है, इस मेथड के थ्रू मान लो इस मिस्टर ए को यहाँ से रिमूव करके इसी पोस्ट पर बाहर से किसी दूसरे पर्सन को हायर करें, तो उस पर्सन को हायर करने की प्रेजेंट कॉस्ट क्या होगी, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू बोलते हैं। मतलब ये प्रेजेंट एक्सपेंस को, प्रेजेंट कॉस्ट को इनकर करता है। थर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। किसने दिया था, हेकिमिन एंड जोन्स ने दिया था। ये क्या बोलता है, ये कॉम्पिटिटिव बिल्डिंग प्रोसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच क्या बोलते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से रिमूव करके बाकी किसी डिपार्टमेंट से उसी एम्प्लॉय को जिसको रिमूव किया है, उस एम्प्लॉय को बाकी सभी डिपार्टमेंट के द्वारा उसकी बिडिंग लगवाई जाती है कि आप इस पर्सन को कितनी सैलरी पर, कितनी वेजेस पर, इसकी कितनी वैल्यू डिसाइड करोगे। तो बाकी सभी डिपार्टमेंट के द्वारा
उस रिमूव किए गए पर्सन के लिए जितनी भी वैल्यू लगाई गई है उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू को उस पर्सन की जो फर्स्ट पोस्ट से रिमूव कर दिया गया था उसकी क्या मानी जाएगी, एचआर वैल्यू मानी जाएगी। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस से विद इन ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, देखो मैंने इसको हम डिटेल में कर चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से किसी पर्सन को रिमूव करके अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा, मान लो 3 डिपार्टमेंट और हैं, उन तीनों डिपार्टमेंट के द्वारा इस रिमूव किए गए पर्सन की जो बोली लगाई जाती है उसमें से सबसे हाईएस्ट बिडिंग को क्या बोलते हैं, उस पर्सन की एचआर वैल्यू बोलते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी पर्सन की वैल्यूएशन नहीं की जाती बल्कि उस पोस्ट की वैल्यूएशन की जाती है। इसमें एचआर वैल्यूड एट ग्रेड, देखो ग्रेड की यहाँ पर देखा जाता है कि वो किस ग्रेड का एम्प्लॉय है, वो मैनेजर है, वो फोरमैन है, वो एम्प्लॉय है, किस ग्रेड का एम्प्लॉय है उस ग्रेड की वैल्यूएशन की जाती है, ना कि उस ह्यूमन के वैल्यूएशन की जाती है। दिया किसने था, डेविड वॉटसन ने दिया था। तो हमने 4 मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच और लास्ट हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच, ये चारों अप्रोच हमने की हैं। इन चारों अप्रोच में कहीं भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं किया गया है। ये चारों मेथड क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। इनके बाद जो 5 मेथड आएंगे वो पांचों के पांचों मेथड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि कोई भी, मान लो ये वाला दे देंगे 4 ऑप्शन और कि इनमें से बताओ कि कौन सा मेथड है जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करता है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ये तो चारों ही कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि 1 से लेकर 8 तक की जितनी भी अप्रोच हैं वो सारी अप्रोच कहाँ, फॉरेन में डेवलप हुई हैं। 9th अप्रोच थी वो एग्रीगेट वाली, सिर्फ वो अप्रोच इंडिया के अंदर डेवलप हुई थी। किसने डेवलप की थी, एस.के. चक्रवर्ती ने की थी। 1 से लेकर 8 तक जो अप्रोच हैं उन अप्रोच में जो एचआर की वैल्यूएशन की जाती है वो इंडिविजुअल बेसिस पर करते हैं, बट 9th जो अप्रोच है उसमें एचआर की वैल्यूएशन ग्रुप बेसिस पर करते हैं। अब हमने 4 अप्रोच को देख लिया, अब देखो 5वें अप्रोच को। फिफ्थ मॉडल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। अब 5th से लेकर 9th तक ये पांचों मॉडल क्या हैं जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करेंगे। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल किसने दिया था, सबसे पहले देखो लव एंड स्वर्ट्स ने दिया गया था। इसमें क्या बोलते हैं, जितनी भी टोटल अर्निंग की है उस टोटल अर्निंग को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या माना गया था कि जितनी भी, आज मान लो कोई एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन में आया है और आज से 30 साल बाद वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा, तो इस मेथड में उसकी सैलरी एवरेज मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता। एक पर्सन आज अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, चाहे वो प्रमोशन ना ले फिर भी उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट तो लगता है, तो सेम सैलरी कैसे होगी। तो रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है, दिया किसने थे, फ्लेमोर्स ने दिया था। इन्होंने बोला टोटल अर्निंग टू सर्विस स्टेट, सर्विस के अकॉर्डिंग। हमने एग्जांपल क्या लिया था इसमें, पहले टीचर टीजीटी पे सिलेक्शन होता है, प्रमोशन पीजीटी पे, देन वाइस प्रिंसिपल और उसके बाद प्रिंसिपल। तो क्या उसकी सर्विस की स्टेट चेंज नहीं हुई, सर्विस की स्टेट के चेंज के अकॉर्डिंग जितनी भी सैलरी है इनटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4th है, नेक्स्ट अपने पास नेट बेनिफिट मॉडल। नेट बेनिफिट का मॉडल का मतलब है कि उस एम्प्लॉय ने कितना तो ऑर्गेनाइजेशन को कमा कर दिया माइनस उस एम्प्लॉय को कितना दिया गया, इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट बेनिफिट। दिया किसने था, मोरिस ने दिया था। उन्होंने क्या बोला, जितना भी नेट बेनिफिट है, नेट बेनिफिट मीन्स जितना बेनिफिट उसने कमा कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को, जितनी उसको सैलरी दे दी, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो होता है नेट बेनिफिट। उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगी, एचआर की वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। अब ये क्या बोलती है, अब ये सेम इसी का एक्सटेंशन वर्जन है। नेट बेनिफिट इनटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सेम है, देखो ऊपर वाला एक एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है, सर्टेन इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। वो उसमें किसकी वैल्यू निकलती है, सर्टेन इक्विवेलेंटी अप्रोच से एचआर की वैल्यू निकलती है। लास्ट है, ये है इंडियन अप्रोच।
एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच, जो एस के चक्रवर्ती ने दी थी। और इस एस के चक्रवर्ती था कहाँ का? ये इंडियन पर्सन था, यानी इंडिया में डेवलप किया गया पहली अप्रोच, पहला मॉडल जो कि एचआर की वैल्यूएशन करता है, वो है एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच। इस मेथड में क्या करते हैं? ग्रुपिंग वैल्यूएशन इन कंसीडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस अप्रोच का, कि ये ग्रुप बेसिस पर एचआर की वैल्यूएशन करता है। ये भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करता है। ये पांचों मेथड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करते हैं। तो हमने इन ब्रीफ के अंदर भी क्या हुआ? पांचों अप्रोच को डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट एक छोटा सा ये है, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हम एचआर की वैल्यूएशन कर रहे हैं, क्या एचआर की वैल्यूएशन के अगेंस्ट आपके पास कुछ पॉइंट नहीं है? कि हम एचआर की वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, करने भी चाहिए, क्या इसके अगेंस्ट आपके पास कुछ पॉइंट हैं? बताइए सोचकर। क्या टैक्स अथॉरिटी ने इसको मतलब परमिशन दी है कि हाँ एचआर की वैल्यूएशन करो? आप एक बार खुद सोच के देखिए। मान लो दो पर्सन हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए की क्या है? मिस्टर ए बेस्ट पर्सन है, मिस्टर बी क्या दे रखा था? एवरेज सा पर्सन दे रखा था। अगर इसकी स्किल हाई है तो ये सैलरी भी ज़्यादा लेगा, चाहे पोस्ट के बेसिस पर हो, कैसे भी इन सातों अप्रोच में से वैल्यूएशन कर लो। मान लो इस पर्सन की स्किल ज़्यादा है तो ये सैलरी ज़्यादा लेगा, इस पर्सन की एवरेज स्किल है तो ये सैलरी भी एवरेज लेगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन टॉप लिस्ट का है तो उसमें तो सभी पर्सन क्या होंगे? अच्छी स्किल वाले होंगे। तो ऐसे तो कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर एचआर की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी तो टैक्स भी तो पे करना पड़ता है। क्या इस पर्सन की एचआर वैल्यूएशन की गई कि इस मिस्टर ए की एचआर वैल्यूएशन निकली मान लो 90,000, क्या इसके ऊपर फिर टैक्स लगाएंगे? क्योंकि टैक्स भी तो पे करना पड़ता है कंपनी को, तो क्या इसके ऊपर टैक्स पे करेंगे? तो टैक्स अथॉरिटी ने इसको परमिशन नहीं दी है कि एचआर की वैल्यूएशन की जाए। तो मैं आपसे यही पूछ रही थी कि एचआर की वैल्यूएशन के पीछे आपके पास उसके लिए कुछ अगेंस्ट पॉइंट हैं या नहीं। अब देखो वो पॉइंट देखते हैं, हम 2-3 डिस्कस करते हैं। अब देखो एचआर अकाउंटिंग के अगेंस्ट कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यानी ह्यूमन रिसोर्स की आप अकाउंटिंग तो कर रहे हो, क्या ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग करना सही है? पहला पॉइंट दिया गया था कि अदर फिजिकल एसेट्स। सबसे पहले आपको एसेट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एसेट्स क्या है? एसेट्स वो वैल्यूएबल एसेट्स है। एसेट्स क्या है? कि वो वैल्यूएबल आइटम्स है बिजनेस के लिए जिसके ऊपर बिजनेस के ओनर की ओनरशिप होती है। एसेट्स क्या है? एसेट्स वो आइटम है जिस एसेट्स के ऊपर, जिस फैक्टर के ऊपर, जिस आइटम के ऊपर बिजनेस के ओनर की ओनरशिप होती है और वो बिजनेस के लिए क्या है? वैल्यूएबल भी है। अब देखो अदर फिजिकल एसेट्स के जैसे ह्यूमन बींग्स पर किसी टाइप की कोई ओनरशिप नहीं होती। मान लो एचआर डिपार्टमेंट का, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के ऊपर बिजनेस के ओनर की ओनरशिप है? नहीं। बिजनेस के ओनर ने मैनेजर को खरीद नहीं रखा बल्कि उसको सिर्फ सैलरी पे कर रहे हैं, तो सिर्फ इस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सैलरी तक ही है, उससे ज़्यादा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी ह्यूमन बींग्स के ऊपर, यानी मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, फोरमैन हो, कोई भी पर्सन जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, उस पर्सन के ऊपर बिजनेस के ओनर की कोई ओनरशिप नहीं होती। अगर बिजनेस के ओनर की ओनरशिप नहीं है तो वो बिजनेस के लिए एसेट्स कैसे हुआ? वो बिजनेस की बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे उसकी वैल्यू? पहली क्या है? पहला क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा क्या है? टैक्स लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज ह्यूमन बीइंग। टैक्स लॉ इस एचआर अकाउंटिंग को क्या है? रिकॉग्नाइज नहीं करता है। टैक्स लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज ह्यूमन बीइंग एज एसेट्स। टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स की जो एचआर की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसको हम एज ए एसेट्स कंसीडर नहीं करते। रीज़न क्या है? क्योंकि इतने सारे पर्सन, इतने सारे बिजनेस के अंदर पर्सन इन्वॉल्व हैं, अगर उन सब की वैल्यूएशन को बैलेंस शीट में शो करने लगे तो बैलेंस शीट की तो वैल्यू काफ़ी हाई आ जाएगी। वो क्या रियलिटी है बिजनेस की? वो बिजनेस की रियलिटी नहीं होगी। इसलिए टैक्स अथॉरिटी ह्यूमन बींग्स को एज ए एसेट्स कंसीडर करने के लिए रिकॉग्नाइज नहीं करता है। थर्ड में क्या बोला गया था? वैल्यूएशन ऑफ एचआर।
इज ए अब्स्ट्रैक्ट फैक्टर है ये। एचआर की वैल्यूएशन क्या है? एचआर की वैल्यूएशन करना एक अब्स्ट्रैक्ट फैक्टर है, नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। उसको पैसे में मेज़र नहीं कर सकते, और जब तक किसी भी टर्म को पैसे में हम मेज़र नहीं कर सकते उसको कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते। कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन आती हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड हो और मॉनेटरी इन टर्म में मेजर की जा सके। तो किसी भी पर्सन को हम ऐसे जज नहीं कर सकते कि इस पर्सन की इतनी वैल्यू है, यानी पर्सन की कोई वैल्यू नहीं होती है, पर्सन की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको जज नहीं कर पाते, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर है। तो ये क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अगेंस्ट बोले गए कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट भी ठीक है। देखो, ह्यूमन बींग्स को क्या माना गया? एक एसेट्स माना गया। अगर एसेट्स होती, अगर ह्यूमन बींग्स एक एसेट्स है तो उस एसेट्स के ऊपर बिजनेस के ओनर की ओनरशिप भी तो होती ना। विदाउट बिजनेस के ओनर की ओनरशिप के, अगर ओनर की ओनरशिप नहीं है ह्यूमन बींग्स के ऊपर तो उसको आप बैलेंस शीट में किस पर्पज से शो कर रहे हो? सेकंड क्या था कि टैक्स लॉ इसको कंसीडर नहीं करता। टैक्स लॉ ह्यूमन बींग्स को एज ए एसेट्स कंसीडर नहीं करता। थर्ड है कि एचआर की वैल्यूएशन करना एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर है, उसको अपन मॉनेटरी टर्म में मेज़र नहीं कर सकते। तो ये क्या था? ये अपना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।